हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल जहां पे हम आपको करवा रहे हैं एनटीएससी की तैयारी। और एनटीएससी का मैथ पोर्शन में आपको कवर करवा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं जहां तक, क्योंकि इसको करना बहुत ही मुश्किल है। जितना करेंगे उतना कम है, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो उनसे रिलेटेड ज़रूर होता है, बट क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आते हैं कई बार। तो वो आपको खुद से भी डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करना है। यानी कि तार्किक क्षमता, नाम ही तार्किक क्षमता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि अपनी तर्क, आपका तर्क कितना वो आप जानते हैं। देखिए, मेरा तर्क है वो मैं जानता हूँ, आपका तर्क आप जानते हैं, ठीक है ना। तो आपकी तर्क करने की क्षमता कितनी है वो आपको पता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम कोई जजमेंट नहीं कर सकते कि हम आपको कितना तर्क है, आपका कितना तर्क कितना अच्छा है, ठीक है। सब्जेक्ट की बात होती है तो आप ये है कि टीचर बताता है वही आप समझ सकते हैं, बट जो मेंटल एबिलिटी होती है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन यू, है ना। यूअर लॉजिक लेवल, वो जो भी है आपका, उसके अकॉर्डिंग वो मैथ का पोर्शन होता है। तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपका कुछ पोर्शन में हेल्प कर पाऊँ आपकी फिर भी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कथन एवं निष्कर्ष। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कथन एवं निष्कर्ष। और हमने लास्ट टॉपिक किया था साइलोजम, जिसको हम न्याय निगमन बोलते हैं। उसमें भी एक्चुअली देखें तो कथन और निष्कर्ष उसमें भी आया था, जिसको अंग्रेजी में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होती है वो आपको बता चुका हूँ। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी विषय के बारे में कुछ कही हुई बातें को कथन कहते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में कही हुई बातों को कथन कहते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन निष्कर्ष है, यानी कि उसका क्या निष्कर्ष निकला, जो हमें कथन दिया गया है उससे हिसाब से क्या निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष होता है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि इसके ऑप्शंस जो होते हैं वो ए बी सी डी, इसमें 4 ऑप्शन होंगे। 4-5 कितने भी हो सकते हैं वो डिपेंड करता है वो क्या होगा। जनरली कि 4-5 क्वेश्चन एक साथ होते हैं इससे रिलेटेड, तो उसमें एक साथ ही लिखा जाएगा कि ए ऑप्शन उसके लिए है जिसमें अकेला एक सही है, बी ऑप्शन उसके लिए अकेला सेकेंड जो निष्कर्ष है वो सही है, ठीक है। निष्कर्ष जो होंगे उनमें से बात की जाएगी। 2 निष्कर्ष होंगे, उनमें से आपको देख के बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, ठीक है। तो बात यही है, इसमें आपको इतना ही पूछा जाएगा। तो एक इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें मेरे पास हैं सामने, तो मैं वो बता देता हूं क्या क्या है। यदि कथन सकारात्मक है तो उसका निष्कर्ष भी सकारात्मक ही होगा, समझे। यानी कि अगर कोई कथन में हमें कोई पॉजिटिव बात बोली गई है कि कोई अच्छी चीज़ बोली गई है, पॉजिटिविटी बताई गई है, तो उसका निष्कर्ष में भी पॉजिटिविटी वाला ही निष्कर्ष निकलेगा। ध्यान रखिएगा, ये हिंट का काम करेंगे जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ अब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई निष्कर्ष कथन की सूचना के किसी भाग में या सभी भागों में दिया गया हो तो वह सत्य होगा। यानी कि कोई भी निष्कर्ष है कथन की सूचना के किसी भाग या सभी भागों में दिया गया है तो वो सत्य होगा। यानी कि अगर कथन में से ही निष्कर्ष को निकाला गया है, कथन में से ही कही हुई बातों में से निष्कर्ष निकाला गया है तो वो सत्य ही होगा, ठीक है। उसके बाद आता है, किसी भी समस्या के 2 पहलू होते हैं। यदि एक कथन में दिया गया है तो दूसरा निष्कर्ष के रूप में सही होगा। यानी कि किसी भी समस्या के 2 पहलू होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं। जैसे हेड और टेल होता है, जैसे वैसे ही हेड और टेल होता है सिक्के में, तो 2 पहलू होते हैं। यदि एक कथन में दिया गया है तो उसके दूसरा निष्कर्ष के रूप में जरूर मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स हैं जो आपके काम आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखा भी देता हूँ। नीचे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको इन बातों का ध्यान रखने के लिए लिखा गया है कि प्रश्नों को हल करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन के लिए एक कॉमन सा ही सॉल्यूशन है। ABCD 4 ऑप्शन होंगे। अगर आपका पहला निष्कर्ष सही निकलता है तो ए है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया, जनरली उसमें 5 थे, इसमें 4 है। तो बी है अगर आपका दूसरा निष्कर्ष ही सही निकलता है तो, और सी है अगर दोनों ही सही निकलते हैं तो फर्स्ट भी सही है एंड दूसरा भी सही है। डी है अगर आपका पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, मतलब दोनों ही निष्कर्ष गलत है, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस में से जवाब देना होगा, तो सब कॉमन होंगे, ध्यान रखिएगा। ये जो 4 ऑप्शन है सभी क्वेश्चंस में कॉमन होंगे, जितने भी क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं। कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, देखिए। चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं और इसीलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है।
ये कथन है, यानी कि इसको एक समझिए, अपने माइंड में फिट कर लीजिए, 2 बार बोल के देख लीजिए। चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं और इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। हो गई कथन। अब इसके हिसाब से निष्कर्ष जो इन्होंने निकाले हैं, तो उनके उनके तरफ देखते हैं जरा क्या है वो। पहला निष्कर्ष है सभी पक्षी अंडे देते हैं। दूसरा है केवल पक्षी अंडे देते हैं। ठीक है, तो दोनों निष्कर्ष को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको फिगर बना के समझाया था, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें सिर्फ लॉजिकल बातें, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। कोई इसमें कोई आंसर नहीं दिखाना, मुझे कोई शो करके नहीं दिखाना, आपको समझना बस है, इतना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है चमगादड़ अंडे नहीं देते और इसलिए पक्षी नहीं है। नहीं कि चमगादड़ अंडे नहीं दे रहे हैं इसलिए पक्षी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चमगादड़ अंडे नहीं दे रहे तो पक्षी नहीं है। मतलब यह क्या हुआ? पक्षी जो है वो अंडे देते हैं। पक्षी अंडे देते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। ये आपकी तर्क क्षमता पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दूसरा होता है सभी पक्षी अंडे देते हैं। एक तो ये निष्कर्ष है, दूसरा है केवल पक्षी अंडे देते हैं। तो अब आपको समझना है, क्या क्या समझना है कि सभी पक्षी अंडे देते हैं सही है या केवल पक्षी अंडे देते सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो आप समझेंगे, दिमाग पे जोर डालिए तो समझेंगे। यहाँ पे बात की गई है चमगादड़ पे डिपेंड करते हैं, अंडे नहीं देते तो पक्षी भी नहीं, यानी कि पक्षी अंडे देते हैं, तो यानी कि सभी पक्षी अंडे देते हैं। दूसरा ऑप्शन गलत माना जाएगा, गलत होगा निष्कर्ष। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसने औरों के बारे में नहीं बताया, उसने सिर्फ पक्षियों की बात की है। अपने आप से कुछ नहीं जोड़ना है आपको, जो गिवन है, जो दिया गया है, उसी में से ही निष्कर्ष निकालना होता है। अपने आप से मत जोड़िए, क्योंकि पक्षियों की बात की है, चमगादड़ों की बात की, उसके अलावा किसी की बात नहीं की गई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल पक्षी ही अंडे देते हैं। ध्यान रखिएगा इस लाइन का मतलब, तो ये कह रहा है केवल पक्षी ही अंडे देते हैं, तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि औरों के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं गया है, तो हम निष्कर्ष भी नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये चीज़ आपकी गलत है और ये चीज़ आपकी सही है, यानी कि ओनली ए ऑप्शन सही है और ओनली फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन, इसका आंसर आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा स्टेटमेंट देख लीजिए सामने। कथन क्या है? मधुमेह से शरीर में चीनी का आधिक्य हो जाता है, यानी कि जो शुगर है, जो चीनी है, जो हम खाते हैं, उसकी वजह से आपके शरीर में शुगर बढ़ जाता है, यानी कि जो शुगर डायबिटीज़ होती है वो बढ़ जाती है। हमारा शरीर ऊर्जा के लिए चीनी चाहता है। ठीक है, आपको एनर्जी लेने के लिए, आपको ऊर्जा लेने के लिए, ताकत लेने के लिए चीनी की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर को चीनी की ज़रूरत है ऊर्जा के लिए, उसके बिना काम चलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं शरीर की आवश्यकता से अधिक चीनी पेशाब के माध्यम से निकाल दी जाती है। यानी कि क्या होगा कि जो शरीर की आवश्यकता से अधिक चीनी, यानी कि जितनी शरीर को ज़रूरत है ना चीनी की, कई बार हम क्या होता है नॉर्मली ज़्यादा चीनी खा जाते हैं, तो शरीर की आवश्यकता से अधिक चीनी जो है वो पेशाब के माध्यम से निकल जाती है। ठीक है, निकाल दी जाती है। तो यहाँ पर ये है कथन, समझ गए होंगे इसको। एक दो बार मैंने पहले भी कहा था, 2 बार इसको स्टेटमेंट को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहा है। अब बात करते हैं निष्कर्ष के। निष्कर्ष कह रहे हैं चीनी का अधिक मात्रा में उपयोग मधुमेह की ओर ले जा सकता है, पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष है कि अच्छा हो कि चीनी का उपभोग करने से ही बचा जाए। अब देखिए जरा, अब ये कह रहे हैं 2 निष्कर्ष है, तो सही कौन सा है, गलत कौन सा है? दोनों सही है, दोनों गलत है। देखिए, पहला निष्कर्ष ये है चीनी का अधिक मात्रा में उपयोग मधुमेह की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही है, पहली लाइन यही कहना चाह रहा है। देख सकते हैं, मधुमेह से शरीर में चीनी का आधिक्य हो जाता है। समझ गए ना, चीनी अधिक होगी तो उससे मधुमेह भी बढ़ जाएगा, मधुमेह की ओर ले जाता है, पता ही सबको। दूसरा, अच्छा हो कि चीनी का उपयोग करने से ही बचा जाए। ये निष्कर्ष पे आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा ये निष्कर्ष गलत है। कह रहा है कि चीनी का उपयोग ही मत कीजिए, अच्छा हो कि चीनी का उपयोग करने से ही बचा जाए। आप सोचिए जरा, सेकंड लाइन पढ़िए, हमारा शरीर ऊर्जा के लिए चीनी चाहता है, तो हमें तो ऊर्जा चाहिए। तो अगर हम चीनी नहीं लेंगे, चीनी का उपयोग करने से बचेंगे, चीनी का यूज ही नहीं करेंगे, तो शरीर में ऊर्जा नहीं आएगी, और शरीर में ऊर्जा नहीं आएगी तो आप काम कैसे करेंगे? शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी। समझे? तो इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 2 जो है वो गलत है। ठीक है, पहला निष्कर्ष सही है कि भाई चीनी का अधिक उपयोग जो है उससे डायबिटीज़ हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए आएगा इसका राइट आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। वयस्कों की शिक्षा में वृद्धि देश के विकास और वृद्धि में सहायक होगी। यानी कि अगर 18 प्लस की जो एज होती है उसको वयस्क बोलते हैं, 18 प्लस अपने इंडिया में, तो उसकी एज से बड़े जो भी है 18 प्लस, उनकी शिक्षा में अगर वृद्धि होती है तो देश के विकास और वृद्धि में भी ज़्यादा होगा, सहायक होगी। ठीक है, तो ये कथन है। अब निष्कर्ष क्या निकाला गया है, शिक्षित लोग नई खोज कम ही करते हैं। और दूसरा निष्कर्ष निकाला गया है, विकासशील देशों में शैक्षिक अनुपात अधिक है। ठीक है, दो निष्कर्ष निकाले गए। अब आपको दोबारा से इसको कथन को देखिए, समझिए। मैंने कहा था पहले ही 2-3 बार आप पढ़ के देखिए, तो मैंने कहा था जो निष्कर्ष होता है उसी में से ही निकलना चाहिए। और फिलहाल तो ये पॉजिटिव बात की जा रही है। देखिए ध्यान से, इसमें कहा है कि अगर वयस्क लोग अधिक शिक्षित होंगे तो देश की वृद्धि और विकास भी अधिक होगा। ठीक है, पॉजिटिव बात है तो। लेकिन जो निष्कर्ष है दोनों ही नेगेटिव है, देख सकते हैं। देखिए पहला तो नेगेटिव पक्का है। देखिए शिक्षित लोग नई खोज कम ही करते हैं, कह रहे हैं जो पढ़ा लिखा होगा वो नई खोज करेगा ही नहीं, कम ही करेंगे। ये बिल्कुल गलत है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी अपने आप से कुछ नहीं बनाना। मैंने पहले भी कहा था, तो अपने आप से कुछ नहीं बनाना, तो यानी कि ये चीज़ गलत है कि नई खोज कम ही करते हैं। नई खोज तो करते ही नहीं है, बहुत कम करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते इसकी स्टेटमेंट को देख के, इसकी कथन को देख के। दूसरा देखते हैं, विकासशील देशों में शैक्षिक अनुपात अधिक है। अब आप देखिए, विकासशील देशों में शैक्षिक अनुपात अधिक है, ये कहाँ लिखा गया है, कहाँ बताया गया है कि विकासशील जो देश है उसमें शैक्षिक अनुपात अधिक है या कम है? कुछ नहीं बताया गया, तो अपने आप से कुछ नहीं जोड़ना, मैं पहले कह चुका हूँ। तो दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। तो इसका उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन। तो डी आएगा इसका आंसर, क्योंकि दोनों ही गलत है, जवाब है। तो आज का आखिरी सवाल देखिए क्या है, कथन क्या कह रहा है। देखिए, भारत में 10% जो है शीर्षग्रस्तों के पास राष्ट्रीय आय का 35% है। यानी कि जो ग्रस्त है, मतलब जो मैरिड जो है पर्सन, 10% है, 10% है शीर्षग्रस्त हो, यानी कि जो टॉप वाले हैं, जो ज़्यादा समझ सकते हैं पैसों के मामले संपन्न है या जैसे भी है। शीर्षग्रस्तों के पास राष्ट्रीय आय का 35% है। यानी कि जो 10% है वो 35% तो उन्हीं पे कब्जा है, उन्हीं का ही कब्जा है। निष्कर्ष क्या निकाला गया, देखिए ज़रा इससे। जब अर्थव्यवस्था का विकास तेज़ी से होता है तो कुछ ही लोगों के पास धन की आपूर्ति हो पाती है। ठीक है, दूसरे निष्कर्ष ये निकाला गया है, भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है। ठीक है, दोनों को देख लिया, समझ भी लिया होगा। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष देखिए क्या है। पहला निष्कर्ष जो है वो ये कह रहा है, जब अर्थव्यवस्था का विकास तेज़ी से होता है तो कुछ ही लोगों के पास धन की आपूर्ति हो पाती है। तो जरा देखिए, इस जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, इसके हिसाब से कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो क्या होता है, कुछ भी नहीं बताया गया। तो आप अपने आप से कुछ नहीं जोड़ेंगे, मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। तो ये चीज़ हम नहीं कह सकते कि जब अर्थव्यवस्था का विकास तेज़ी से होता है तो धन की आपूर्ति कम लोगों के पास ही हो पाती है। ये बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल नहीं कह सकते, निष्कर्ष नहीं निकाल सकते इससे यहाँ से, सिर्फ इस लाइन को देख के। ठीक है, कथन को देख के, क्योंकि हमें जो भी निष्कर्ष निकालना है कथन के हिसाब से ही निकालना होता है, ध्यान रखिएगा, अपने आप से कुछ नहीं जोड़ना है। दूसरा है, भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है, ये सही है। इसके हिसाब से देखिए तो कथन के हिसाब से ये सही है। क्यों? देखिए 10% के पास तो 10% लोगों के पास तो 35% है राष्ट्रीय आय का। इसका मतलब 90% जो है उनके पास 65% है, 65% है। समझे ना? इसका मतलब धन का वितरण तो असमान हो गया। भाई 10% तो 35% पे कब्जा करे बैठे हैं, और जो 90% जो पॉपुलेशन है वो हमारी क्या है, वो 65% उनके पास बांटा गया है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो धन का जो वितरण है वो असमान है भारत में। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब है। और सेकंड ऑप्शन के लिए आपको पता है यहाँ से बी ऑप्शन आंसर माना जाता है। सेकंड ऑप्शन अगर सही है तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। छोटा सा टॉपिक था क्योंकि कल वाले से जुड़ा हुआ था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।